हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड क्रिएट हो रहा है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड देयर इज आल्सो जीरो डाउट दैट आने वाले टाइम में ये मेगा ट्रेंड और भी बड़ा होगा और भी बेहतर होगा। और अभी ये जो एआई का मेगा ट्रेंड चल रहा है, इसके 3 बड़े बेनिफैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला है एआई मॉडल कंपनीज, यानी वो कंपनीज जो एआई के मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, जैसे कि ओपन एआई हो गया जिसका चैट जीपीटी मॉडल है, गूगल का जेमिना है, इलॉन मस्क का ग्रॉक है, क्लॉड एआई है, वगैरह वगैरह। और ऐसे एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो डेटा सेंटर सेक्टर है, डेटा सेंटर कंपनीज है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेकंड बिगेस्ट बेनिफैक्टर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, वगैरह वगैरह। और इंडिया में भी अभी अगर आप देखेंगे तो डेटा सेंटर्स का एक बहुत बड़ा बूम चल रहा है, जिसके चलते बहुत सारे जो इंडिया के रियल एस्टेट कंपनीज है, दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू डेटा सेंटर बिजनेस एज वेल। और ये भी एंटिसिपेट किया जाता है कि कुछ रियल एस्टेट कंपनीज के लिए आने वाले टाइम में सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, आईटी पार्क बनाना नहीं होगा, बल्कि डेटा सेंटर्स बनाने में और मैनेज करने में हो सकता है। और उसके बाद तीसरा सेक्टर है सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि डेटा सेंटर्स में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है एंड द डेटा सेंटर इज एज गुड एज द प्रोसेसिंग पावर इट कैरीज। और ये प्रोसेसिंग पावर सेमीकंडक्टर से आता है, जिसके चलते सेमीकंडक्टर कंपनीज लाइक एनवीडिया इज द बिगेस्ट बेनिफैक्टर। और साथ ही साथ इंडिया में भी अभी जो बहुत सारे पीसीबी कंपनीज आ रहे हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के जो कंपनीज आ रहे हैं, दे कैन आल्सो बी वन ऑफ द बेनिफैक्टर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में डिवाइसेस में भी एआई का एडॉप्शन बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इन सारे सेक्टर्स को एआई रेवोल्यूशन का बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स कंसीडर किया जाता है। लेकिन इन सेक्टर्स के अलावा एक और हिडन सेक्टर है जो इस एआई रेवोल्यूशन का, एआई मेगा ट्रेंड का हिडन बेनिफैक्टर है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये इस एआई मेगा ट्रेंड का इनविजिबल बैकबोन है एंड ऑफन इस सेक्टर को इग्नोर किया जाता है। बट हैविंग सेड दैट, इग्नोर्ड सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटीज छुपे होते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम इस हिडन बेनिफैक्टर और इस हिडन अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट हैज करेक्टेड क्वाइट अ बिट, मार्केट में अच्छा खासा गिरावट हुआ है, करेक्शन भी हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर और भी बड़े बड़े करेक्शंस और बड़े बड़े गिरावट हुए हैं। और इसी का फायदा उठाने के लिए अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स बार्गेन हंटिंग करने की कोशिश कर रही है, ऐसे स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल हो। तो इसी के रिलेटेड हम इस संडे को एक वेबिनार करने वाले हैं, जहां पर हम क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे पिक करना है और ऐसे टफ मार्केट्स को कैसे नेविगेट करना है, इसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी इसके बाद बात करेंगे एआई मेगा ट्रेंड के हिडन बेनिफैक्टर के बारे में, जो इस मेगा ट्रेंड का इनविजिबल बैकबोन है। और ये सेक्टर है केबल्स एंड वायर्स का, क्योंकि अभी अगर आप कुछ मेजर मॉडर्न मेगा ट्रेंड्स देखेंगे तो वहां पर आपको मेनली 4 मेगा ट्रेंड्स नजर आएंगे। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा है डेटा सेंटर्स और फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी। और इन चारों मेगा ट्रेंड्स में एक चीज कॉमन है, और वो है मैसिव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नीड्स। क्योंकि अगर आप एआई और डेटा सेंटर्स की बात करेंगे तो दे आर पावर हंग्री मशीन्स, क्योंकि जो एआई मॉडल्स है जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिना है, उनके जो सर्वर्स होते हैं, उनके जो जीपीयूज होते हैं, उन्हें कंटिन्यूअस हाई पावर चाहिए होता है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट कि एक छोटा शहर जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उतना इलेक्ट्रिसिटी एक डेटा सेंटर अकेला कंज्यूम कर लेता है। एंड ऑल्सो डेटा सेंटर का जो हर एक सर्वर रैक होता है, वहां पर इंटरनल वायरिंग की जरूरत पड़ती है, हाई कैपेसिटी पावर केबल्स की जरूरत पड़ती है और बैकअप पावर कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स का रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा और जितने नए डेटा सेंटर्स बनेंगे, उतना ही एक्सपोनेंशियल डिमांड हम हाई क्वालिटी पावर और फाइबर केबल्स में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स by default consume more wiring than a normal petrol or a diesel engine vehicle। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन जितना बढ़ेगा, हमें उतने ही ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बनाना होगा, जैसे कि घर में हो गया या शॉपिंग मॉल्स में हो गए या हाईवेज में हो गए। और चार्जिंग स्टेशंस के लिए हैवी ड्यूटी केबल्स की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद अंडरग्राउंड वायरिंग नेटवर्क्स और उसके लिए ग्रिड कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें भी पिक्चर में आ जाती है, जिसकी वजह से ईवी ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना ही मैसिव डिमांड या मैसिव एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स में भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से केबल्स एंड वायर्स का डिमांड कैसे बढ़ सकता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो रहा है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेंज है स्कैटर्ड लोकेशंस का, क्योंकि अगर आप फॉसिल फ्यूल प्लांट्स को देखेंगे, जैसे कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला कोई प्लांट हो गया या गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला प्लांट हो गया, तो यूजुअली ऐसे प्लांट्स को
को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे बनाया जाता है जहां पर कोल की माइनिंग होती हो, जहां से इजीली ये जो कोयला है, कोल है, वो अवेलेबल हो, या अगर ये कोयला बाहर से आता है तो जो पोर्ट होते हैं और ये जो डेडिकेटेड रेलवे लाइंस जहां पर होते हैं वहां पर ऐसे जो पावर प्लांट्स हैं उसको बनाए जाते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है, एक लोकेशन होता है। और इस लोकेशन से जो नजदीकी गांव शहर वगैरह होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचाया जाता है। यानी अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्टर डिस्टेंस पे ही सप्लाई करना है और वो भी एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट से, तो इसके लिए जो ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए होता है वो भी लिमिटेड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वायर्स एंड केबल्स का जो कंजम्पशन होगा वो भी यहाँ पर लिमिटेड होगा। और इसके कंपैरिजन में अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो जो सोलर फार्म्स होते हैं और जो विंड फार्म्स होते हैं वो मल्टीपल लोकेशंस में स्कैटर्ड होते हैं और यूजुअली ये रिमोट लोकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई डेजर्ट हो गया, यानी रेगिस्तान में हो सकता है, या कोई कोस्टल एरिया में हो सकता है, या कोई जो माउंटेन होता है या हिली एरिया होता है वहां पर भी हो सकता है, जो यूजुअली शहर और गांव से दूर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या बनता है, लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का नीड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है, अंडरग्राउंड और ओवरहेड नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है। यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही मैसिवली केबल्स का डिमांड भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही जो केबल्स का डिमांड है, वायर्स का डिमांड है, वो भी बढ़ना चाहिए। और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज है डिस्पर्स्ड पावर जनरेशन। तो सबसे पहले अगर आप फॉसिल फ्यूल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा कोल पावर प्लांट होता था, या मतलब थर्मल पावर प्लांट होता था, और वहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, और वही इलेक्ट्रिसिटी नियर बाय गांव और शहरों में पहुंचाया जाता था। लेकिन वही अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो एक सोलर फार्म या एक विंड फार्म उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जितना एक कोल पावर प्लांट प्रोड्यूस करता हो। और इसीलिए पहले जहां पर एक पावर प्लांट से जितना इलेक्ट्रिसिटी आता था, मे बी अभी रिन्यूएबल एनर्जी में उतना ही पावर या इलेक्ट्रिसिटी 100 विंड फार्म से या 100 सोलर फार्म से आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बड़े पावर प्लांट के बदले अगर 100 छोटे छोटे अगर पावर सोर्सेस होंगे तो ऑब्वियसली एक के बदले 100 कनेक्शंस बनाने होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा केबल रिक्वायरमेंट और वायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और साथ ही साथ जो इंटर कनेक्शन केबल्स है और जो कलेक्शन सिस्टम्स है उसका भी रिक्वायरमेंट बढ़ना चाहिए। और ऐसे जितना ज्यादा नोड्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा वायरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना ज्यादा वायरिंग की रिक्वायरमेंट होगी वायर्स और केबल्स का डिमांड उतना ही बढ़ना चाहिए। और उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चरल चेंज है ग्रिड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो फॉसिल फ्यूल के जो प्लांट्स होते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कंटिन्यूस होता है, क्योंकि जब तक आप कोयला जला रहे हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वहां पर पावर प्रोडक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि जो धूप और हवा जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। दिन है तो सोलर फार्म्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, रात है तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अगर हवा चल रही है तो जो विंड टर्बाइन्स होते हैं वो पावर प्रोड्यूस करेंगे, अगर हवा नहीं चल रही है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसी रीजन की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रिड कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बढ़ जाता है, जहां पर बैकअप कनेक्शन, स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, और इन सारी चीजों के लिए एडिशनल केबलिंग और कंट्रोल वायरिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी रीजन की वजह से अभी हम ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स को ही रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि पावर सोर्सेस का जो लोकेशंस है वो बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। तो अभी इसके बाद हम इस सेक्टर के बारे में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर का मार्केट साइज क्या है और यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया का लास्ट डेकेड रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो अबाउट 1.16 लाख करोड़ यूनिट से बढ़ के 1.82 लाख करोड़ यूनिट्स तक ग्रो हुआ है। और इंडिया का जो टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें मैसिव ग्रोथ हुआ है, जहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 35 गीगावाट से ग्रो होके 475 गीगावाट तक पहुंच गया है। यानी इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है और पावर जनरेशन है दोनों के कैपेसिटी में एक्सपेंशन हो रहा है। और इसी के चलते अगर हम वायर्स एंड केबल सेक्टर के कुछ डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो मॉर्डोर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया जाता है कि इंडिया का जो वायर एंड केबल मार्केट है वो 2025 में रफली अबाउट $21 बिलियन के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा था। एंड इन द नेक्स्ट डेकेड ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो वैल्यू है ये $35 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी ऑलमोस्ट यहां पर 70% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये एंटिसिपेट किया जाता है कि वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में अभी एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है जो अभी एक लार्जर फेज एंटर करने वाला है, जिसका वर्थ अबाउट 1.9 ट्रिलियन रुपीस के आसपास हो सकता है। और इन्हीं
स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज के कारण ये बताया जाता है कि पॉलीकैब इंडस्ट्रीज और केआई इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज ने लास्ट 5 इयर्स में इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किया है। और उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि आने वाले टाइम में कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स की वजह से जो केबल एंड वायर सेगमेंट है उसमें एग्रेसिव ग्रोथ होने के चांसेस है, जैसे कि गवर्नमेंट का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, जहां पर गवर्नमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे एग्रेसिव पॉलिसीज लेके आ रहा है और कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, जैसे कि सौभाग्य स्कीम, जिसके अंडर एम किया जा रहा है कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाए। एक और एग्जांपल हो सकता है आरडीएसएस, जिसका फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। एक और एग्जांपल हो सकता है पीएम जन मन इनिशिएटिव, जिसके अंडर 1.24 लाख हाउस होल्ड्स के लिए ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन का एम है। और उसके बाद दूसरा डिमांड ड्राइवर बताया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन, जहां पर गवर्नमेंट बाय 2030 500 गीगावाट्स का नॉन फॉसल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के लिए एम कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो नए इंस्टॉलेशंस है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से केबल्स एंड वायर्स का डिमांड बढ़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की वजह से क्यों वायर्स एंड केबल्स का डिमांड बढ़ सकता है, उसको ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कुछ टाइम पहले। और उसके बाद तीसरा डिमांड ड्राइवर हो सकता है एआई और डेटा सेंटर्स, क्योंकि बाय 2035 ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडियन डेटा सेंटर्स का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 14 गीगावाट्स तक पहुंच सकता है। और इंडिया को एक ग्लोबल डेटा सेंटर हब में एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, जिसके चलते लास्ट यूनियन बजट में ये अनाउंस किया गया है कि अगले 20 इयर्स के लिए जो फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है, जो 2047 तक लास्ट कर सकता है। जिसके चलते जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में आए, इंडिया में आके इंडियन डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करे, इंडिया में डेटा सेंटर्स को बिल्ड करे, उसका चांसेस अभी बढ़ जाएगा। बिकॉज ये जो टैक्स हॉलिडे है ये इन फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाना बहुत ज्यादा लुक्रेटिव बना देगा। एंड ऑफ कोर्स अगर नए डेटा सेंटर्स ज्यादा इंडिया में बनेंगे तो उसका फायदा वायर्स एंड केबल सेगमेंट को क्यों पहुंच सकता है, उसको भी हमने कुछ टाइम पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी तक हमने इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इंडस्ट्री में रिस्क क्या है उसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी का, क्योंकि जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट है वहां पर कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो कोर रॉ मटेरियल्स है, जहां पर एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वजह से जो केबल एंड वायर सेगमेंट के जो कंपनीज है उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है ग्लोबल मेटल प्राइसेस के साथ या मेटल वॉलेटिलिटी के साथ। अगर मेटल के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो वायर्स एंड केबल सेगमेंट के जो कंपनीज है उनका मार्जिन भी स्टेबल रहता है और मार्जिन बढ़ भी सकता है यहाँ से। लेकिन वही अगर मेटल के जो प्राइसेस है अगर वो वॉलेटाइल रहते हैं तो वायर्स एंड केबल्स के जो कंपनीज है उनका भी अर्निंग्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 2025 में जो आरआर केबल्स है उसका जो एक्सपेंस है वो अबाउट 6.3% इंक्रीज हुआ था। और ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.3% का खर्चा बढ़ा था वो मेनली इसीलिए था क्योंकि ग्लोबली जो कॉपर के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और उसके अलावा एक और रिस्क है राइजिंग कंपटीशन का, क्योंकि प्रेजेंटली इस सेक्टर में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसकी वजह से ये सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और इसकी वजह से नए कंपनीज इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि टॉरेंट हो सकता है या सूर्या रोशनी हो सकता है, जो स्पेसिफिकली वायर सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जैसे कि अडानी और बिरला, वो भी अब वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी तक जो हमने चैलेंजेस डिस्कस किया है, डेफिनेटली अभी ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग वायर एंड केबल्स के जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है उनके पास कोई मोट नहीं है या उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है ना, उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, जैसे कि ब्रांड रेपुटेशन है, उनका जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है वो प्रूवन है, और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है ना वो वेल एस्टैब्लिश्ड एंड बहुत ही वास्ट है। और केआई इंडस्ट्रीज जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट में वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, उनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई नया प्लेयर आता है और उन्हें केआई इंडस्ट्रीज का जो स्केल है अगर उसको अचीव करना है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए उन्हें एटलीस्ट 5 to 7 इयर्स का टाइम लग सकता है। तो इसके बाद अभी बात करेंगे इस इंडस्ट्री के कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली डेट फ्री और कैश रिच कंपनी है। और इसका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, सो 2014 से लेके अब तक अगर आप इसका सेल्स और प्रॉफिट डेटा देखेंगे तो सेल्स में कोविड के टाइम में ही एक छोटा सा डिप आया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी साल देखेंगे तो हर साल सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और वैसे ही अगर आप इसका नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2014 से लेकर अब तक
आई थिंक हर ईयर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है और ये ग्रोथ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। 10 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17% है, 5 इयर्स का 20%, 3 इयर्स का 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये सेल्स ग्रोथ 29%। उसी तरीके से अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 इयर्स में 28%, लास्ट 5 इयर्स में 21%, लास्ट 3 इयर्स में 29% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 43% का ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग 63.04% से रिड्यूस होकर 61.5% हुआ है। एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 11.11% से बढ़ के 14.82% हुआ है। डीआईएस का होल्डिंग 10.95% से बढ़ के अबाउट 11.13% हुआ है और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 14.9% से ऑलमोस्ट 15% था, वहां से कम होके अभी ये 12.54% हुआ है। यानी प्रमोटर्स ने भी थोड़ा शेयर बेचा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर रिटेलर्स ने बेचा है, पब्लिक ने बेचा है और वो शेयर्स मेनली एब्जॉर्ब किया है एफआईएस ने और थोड़ा बहुत डीआई ने भी यहाँ पर शेयर्स को एब्जॉर्ब किया है। और उसके बाद एक और कंपनी है केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इस कंपनी का जो ब्रांड है इसको आपने आईपीएल वगैरह में भी देखा होगा, ये आईपीएल में भी एडवर्टाइजिंग वगैरह करता है और ये जो कंपनी है ये भी इफेक्टिवली डेट फ्री और कैश रिच कंपनी है कि बिकॉज 235 करोड़ का डेट है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 1559 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। और इस कंपनी का भी अगर आप सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 इयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 17% का है, लास्ट 5 इयर्स में 15%, लास्ट 3 इयर्स में 19% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 22% का ग्रोथ है। और वही अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 10 इयर्स में 36% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 5 इयर्स में 22%, लास्ट 3 इयर्स में 23% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 35% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर का होल्डिंग 0.01% कम हुआ है, इसको चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही छोटा नंबर है। और यहाँ पर एफआईएस का जो होल्डिंग है वो 25.83% से थोड़ा बहुत कम होकर 25.49% हुआ है, लेकिन डीएस का जो होल्डिंग है वो 23.51% से बहुत बड़ा जंप मार के 27.27% हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डीएस ने इतना ज्यादा खरीदा है तो बेचा किसने, तो यहाँ पर बेचा है पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 15.65% था मार्च 2025 के क्वार्टर में, जो अभी रिड्यूस होकर 12.25% हो गया है। और इसके चलते यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मार्च 2025 में अबाउट 1,97,844 के आसपास थे, जो अभी कम होके 1,53,138 के आसपास है। यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में अगर शेयर होल्डर कम हुए तो क्या हुआ है, ज्यादा शेयर्स अभी कम इन्वेस्टर्स में बटा हुआ है। और इसके अलावा कुछ और भी छोटे कंपनीज है जैसे कि फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड है, अगर आप चाहे तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद एक और कंपनी है आरआर केबल्स लिमिटेड, अगर आप चाहे तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ अगर आप गिरे हुए मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस संडे जो वेबिनार हो रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर हम स्टॉक पिकिंग के ऊपर और ऐसे टफ मार्केट्स को कैसे नेविगेट करना है उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।